हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यांजय। माय नेम इज कुणाल जैन एंड आई एम फ्रॉम त्रिपुरारी वडोदरा। बेसिकली जो मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आता है कि सर जब अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, वेक्टर एंड 3D जैसा टॉपिक है मैथ्स के अंदर, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार जेईई मेंस के हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है, तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग ही क्यों पढ़े? तो जो इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये इजी टू कवर है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो 10 से 15 दिन तो उसकी थ्योरी ही कवर कर देती है। उसके बाद उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी, वो अलग से दिन लेता है। बट उसके बाद भी आप श्योरिटी नहीं है कि उसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे हो जाए। बट मैथमेटिकल रीजनिंग को आपने 1 से 2 दिन भी दिया है तो उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि उसका क्वेश्चन आपसे होगा एग्जाम के अंदर। आप 1 से 2 दिन न देके भी, मैं लेक्चर के अंदर जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में जो आपको मैं ट्रिक्स बताता जा रहा हूँ, कैसे ट्रूथ टेबल बनानी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी कभी कोई क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के 90% क्वेश्चन देते हैं जो ऑप्शन से प्रोसीड हो जाते हैं। ऑप्शन देख के पता चलता है वो क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें सेंटेंसेस गिवन होते हैं और आपको उन सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। तो वो मैं आपको सारी ट्रिक्स इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो क्लियर है? तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसकी थ्योरी से। थ्योरी में मेनली ये है कि मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है। मैथ्स के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो सेंटेंस है उसको आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट तभी ही बोलेंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सेंटेंस को मैथमेटिकल स्टेटमेंट तभी बोलेंगे जब वो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो। ऐसा नहीं कि कंडीशन के हिसाब से वेरी कर रहा है, कभी ट्रू हो रहा है तो कभी फॉल्स हो रहा है। क्लियर है? यदि कोई स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है तो उसको बोलते हैं वैलिड स्टेटमेंट। क्लियर है आपको? और यदि कोई स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है तो उसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेटमेंट। क्लियर? इसके बाद मैं आपको चीज बता दूं, यदि कोई आपको सेंटेंस देख रहे हैं और उसमें आपको पता चल रहा है देखते ही कि ये रिक्वेस्ट शो कर रहा है या ये विश शो कर रहा है या कमांड शो कर रहा है, तो आप तुरंत बोलने की स्टेटमेंट तो नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, आपको पता लगाना। अब ये क्वेश्चन है एक तरीके से, ये 5 क्वेश्चन है, आपको पता लगाना है कि सेंटेंस है या स्टेटमेंट। यदि स्टेटमेंट है तो वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्लियर है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर आपको पता लगाना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है। यदि स्टेटमेंट है तो वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ये हमेशा ट्रू है। हमेशा ट्रू है मतलब ये स्टेटमेंट तो है ही है बट वैलिड स्टेटमेंट भी है। तो इसका आंसर होगा यस, इट इज स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू, यानी इट मींस वैलिड स्टेटमेंट। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, 3 + 2 = 5। 3 और 2 का सम करने पे 5 आता है, ये हमेशा ट्रू है। हमेशा ट्रू है यानी स्टेटमेंट तो है ही है। यस, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू, इट मींस इट इज वैलिड स्टेटमेंट। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, 3 + 2 = 8। अब इसको देख के बच्चा हमेशा, यदि कोई पहली बार मैथमेटिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो यही बोलेगा 3 + 2 = 8, इट मींस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्टेटमेंट है ही नहीं, गलत बोल दिया। मैंने आपको स्टेटमेंट बोलते समय यही बताया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जो हमेशा ट्रू आंसर दें या हमेशा फॉल्स दें। ऐसा नहीं कि कभी ट्रू हो तो कभी फॉल्स हो। थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देंगे, 3 + 2 = 8। 3 + 2 आप करते हैं तो कभी 8 आएगा ही नहीं, इट मींस इट इज ऑलवेज फॉल्स। यदि हमेशा इसका आंसर फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट है। यस, इट इज स्टेटमेंट बट इट इज इनवैलिड स्टेटमेंट। क्लियर हुआ आपको? ये क्वेश्चन आप थोड़ा एक बार देखें, इसको एनालाइज करें। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0। x और y का सम करने पे 0 से बड़ा वैल्यू आएगी। ये टोटली x और y पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं एग्जांपल देके, ये x है और ये y है और मैं आपको x + y का सम दे रहा हूँ। क्लियर? यदि मैंने x की वैल्यू 3 ली, y की वैल्यू 2 ली, तो x + y आएगा 5 जो कि है ग्रेटर देन 0। बट यदि मैंने x लिया -2, y लिया -3 और x + y तब क्या आएगा -5 जो कि है लेस देन 0। मतलब इसका आंसर कभी ट्रू आ रहा है कभी फॉल्स आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। नो, इट इज नॉट स्टेटमेंट। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, टुडे इज संडे। यदि मैं आज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, यदि समझ लो आज संडे है, तो आप 4 दिन बाद देख रहे हो तो आपके लिए कोई अलग सा डे होगा, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि कभी ये आंसर संडे दे रहा है, कभी थर्सडे दे रहा है, कभी सैटरडे दे रहा है, कभी मंडे दे रहा है। तो इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इट मींस इट इज नॉट एज स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? अब मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट भी ऐसा है। स्टेटमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, एक होता है कंबाइंड स्टेटमेंट। इन दोनों को मैं पहले डेफिनेशन देने से पहले आपको बता दूं, सिंपल स्टेटमेंट भी 3 और नाम होते हैं, सब स्टेटमेंट, कंपोनेंट स्टेटमेंट और एलिमेंट्री स्टेटमेंट। क्लियर हुआ आपको? उसी तरह कंबाइंड स्टेटमेंट के भी 3 और नाम होते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट, कंपोजिट स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। जेईई मेंस के अंदर पूछ सकता है कि ये कोई सेंटेंस है, आपको गिवन होगा, कोई स्टेटमेंट गिवन होगा, वो पूछ सकता है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है या नहीं।
बट आपने यदि कंबाइन स्टेटमेंट ही पढ़ के गए तो आपको कंपाउंड इस तरह की नहीं करेगा कि कंबाइन स्टेटमेंट का एक और नाम होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो मैंने आपको जितने भी नाम हो सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट का, कंबाइन स्टेटमेंट के, वो सारे आपको बता दिया। क्लियर। अब सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट होते क्या है? सिंपल स्टेटमेंट उन स्टेटमेंट को बोलते हैं जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में टूटते नहीं है, यानी एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट गिवन होती है आपको, उसके अंदर कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं होता है। क्लियर। और कंपाउंड स्टेटमेंट वो होती है जो दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के बनाई जाती है और उनके बीच में कनेक्टिव यूज किया जाता है। क्लियर है। एक एग्जांपल दे देता हूं सिंपल स्टेटमेंट का। √2 इज अ रियल नंबर। सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें कोई कनेक्टिव यूज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। अर्थ इज राउंड, ये एक स्टेटमेंट। सन इज हॉट, ये एक स्टेटमेंट, और इन दोनों को एक कनेक्टिव एंड से जोड़ा गया है। मैं बता दूं ये एंड एक कनेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है यहाँ। अब दिक्कत यदि इसका कनेक्टिव क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। हाँ, कनेक्टिव मेनली 5 तरीके के हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और नॉट। क्लियर। पहली बात इनके सिंपल बता देता हूं। सिंबल, एंड का सिंबल होता है उल्टा वी, और का सिंबल होता है सीधा वी, इफ देन का होता है सिंगल साइडेड एरो, इफ एंड ओनली इफ का होता है बोथ साइडेड एरो, नॉट का होता है ये वाला। आपको सिंबल याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा ट्रिक वाली बात नहीं है। अब मैं आपको तो सिंबल याद करने का भी तरीका है। एंड को आप याद रखें, इंटरसेक्शन होता है एंड का दूसरा नाम। क्या बोला मैंने? एंड का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का जो सिंबल है तो आपको पता है उल्टा यू। तो इंटरसेक्शन का सिंबल यदि उल्टा यू है तो एंड का सिंबल उल्टा वी है। और को आप याद रखें यूनियन के तौर पर। एंड, इंटरसेक्शन और यूनियन, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूं। यदि मुझे कोई बोलता है एंड का सिंबल क्या होता है तो मैं बोलता हूं एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, तो इसका उल्टा वी। और को मैं याद रखता हूं एंड, इंटरसेक्शन और यूनियन। और यूनियन मतलब यूनियन का सिंबल होता है सीधा यू, यानी और का सिंबल होगा सीधा वी। ये दोनों आपको याद हुए। अब आता है इफ देन। इफ देन का सिंबल आपको याद रखना है सिंगल साइडेड एरो, इफ एंड ओनली इफ का बोथ साइडेड एरो, एंड नॉट का आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं होगी। क्लियर है। अब इनके कुछ नाम होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि कोई एंड यूज हो जाए कनेक्टिव के तौर पे तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट का जो नेचर होगा उसको हम बोलेंगे कंजक्शन, एंड यूज होने पे कनेक्टिव के तौर पर। और यूज होगा कनेक्टिव तौर पर उस कंपाउंड स्टेटमेंट का जो नेचर है वो डिसजंक्शन होगा। इफ देन होगा तो कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ होगा तो बाय कंडीशनल, और नॉट का होता है नेगेशन। क्लियर। बट कंडीशनल का एक और नाम होता है इंप्लीकेशन, आप इसको भी याद रखें। बाय कंडीशनल का एक और नाम होता है इक्विवेलेंस, आप इसको भी याद रखें। क्लियर। अब नेगेशन है ना, ये याद रखें कि नेगेशन को कनेक्टिव के तौर पर भले यूज करते हैं बट वो किसी स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं कर सकता है। नेगेटिव को आपने कंबाइन, जब भी आप किसी भी कोई भी लेक्चर देखें आपको पता चलेगा कि नेगेशन है ना वो आप कनेक्टिव के जो टेबल होती है उसके अंदर यूज करते हैं, बट नेगेशन कभी भी कोई दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं करता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि मैथमेटिकल ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको याद रखें किसी भी पी स्टेटमेंट है तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि उन सेंटेंसेस कोई स्टेटमेंट बोलते हैं जिनका आंसर हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो। ऐसा नहीं कि कभी ट्रू ले रहा है तो कभी फॉल्स ले रहा है। तो किसी भी स्टेटमेंट पी के दो ट्रूथ वैल्यूज हो सकते हैं, या वो ट्रू होगी तो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी तो हमेशा फॉल्स होगी। उसी तरह मैंने यहाँ देखो शो किया ट्रूथ टेबल के अंदर, इसी को ट्रूथ टेबल बोलते हैं। आप ट्रूथ टेबल को ऐसे याद न रखें कि उसका आंसर हमेशा ट्रू होगा। ट्रूथ टेबल ऐसा शो करता है कि वो स्टेटमेंट के कितने आंसर हो सकते हैं, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, वो शो करता है। तो यदि कोई स्टेटमेंट पी है तो उसके आंसर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। क्लियर। नेगेशन ऑफ पी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। नेगेशन ऑफ पी का मतलब आपको पहले ही बता देता हूँ। नेगेशन ऑफ पी का मतलब होता है यदि कोई स्टेटमेंट पी उसका आंसर ट्रू आ रहा है तो नेगेशन ऑफ पी की जो स्टेटमेंट बनेगी उसका आंसर फॉल्स होगा। और यदि कोई स्टेटमेंट पी का आंसर फॉल्स आ रहा है तो नेगेशन ऑफ पी से जो स्टेटमेंट बनेगी उसका आंसर ट्रू आएगा। ये आपको क्लियर हुआ। अब ये तो हुआ जब आपने एक स्टेटमेंट पी ली और उसका ट्रूथ टेबल बनाई। क्लियर। यदि आपको दो स्टेटमेंट गिवन हो पी और क्यू और उसकी कंबाइंड ट्रूथ वैल्यू है ट्रूथ टेबल बनाने को के, तो आप कैसे बनाओगे? तो उसकी सिंपल बनती है आप TTFF, ये आपको याद रखनी, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली वो दो स्टेटमेंट से ही आ रहे हैं। दो स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल बनाने के बाद सॉल्व करने पर ही उसका आंसर आएगा। आप मान के चलें यदि आप ये ट्रूथ टेबल तो आपको याद ही रखनी है, टिप पे रखनी है। जैसे आपको क्वेश्चन आए कि दो पी और क्यू स्टेटमेंट का तो आप ये तुरंत उस पेपर के अंदर ये ट्रूथ टेबल बना के सॉल्व करना शुरू कर दें। इसको याद करने का तरीका है TTFF एंड TFTF। क्लियर। पहले रखना है पहली जो कॉलम है उसके अंदर लिखना है TTFF और दूसरे कॉलम के अंदर लिखना है TFTF। TTFF TFTF। क्लियर। अब ट्रूथ टेबल फॉर सिंगल स्टेटमेंट पी, ट्रूथ टेबल हमने बनाई ना सिंगल स्टेटमेंट पी के, उसमें कितने रोज आई?
एक और दो, दो रोज। क्लियर। जब आपने ट्रुथ टेबल बनाई पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स के लिए, तो 1 2 3 4, 4 रोज आई। ऐसे ही मैं आपको बोलता हूं ट्रुथ टेबल फॉर एन स्टेटमेंट्स, तब आपको ये आंसर नहीं पता होगा। क्यों? आप इसको एनालाइज करें। ट्रुथ टेबल फॉर सिंगल स्टेटमेंट पी आया 2, ट्रुथ टेबल फॉर टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ट्रुथ टेबल फॉर, वन सेकेंड, हाँ, ट्रुथ टेबल फॉर एन स्टेटमेंट आएगा, उसमें नंबर ऑफ होगी 2 टू द पावर एन। क्लियर हुआ आपको? ये जो बेसिक आपको पता होना चाहिए पता चल चुका है। अब आती है ट्रुथ टेबल में हमें कैसे खेलना है। यदि ट्रुथ टेबल में कोई कनेक्टिव यूज हो रहा है तो उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले बात करता हूँ कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था एंड। एंड का सिंबल इंटरसेक्शन से देखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, तो इसका सिंबल होगा उल्टा वी। क्लियर है? एंड का मतलब मैंने बताया इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आपने पहले लिखनी है पी, पी की ट्रुथ टेबल बनेगी टीटीएफएफ, क्यू की बनेगी टीएफटीएफ, और पी इंटरसेक्शन क्यू की ट्रुथ टेबल पर आप याद रखें, ये इसकी ट्रिक है, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कंजक्शन यानी एंड का जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसमें याद रखें दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स लिख देंगे। पहला फॉल्स देखते ही फॉल्स, पहला फॉल्स देखते ही फॉल्स, क्योंकि मैंने बोला है दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। और दोनों ट्रू से पहली रो के अंदर आपको दिख रहा होगा। क्लियर? उसके बाद कभी भी दोनों ट्रू नहीं आ रही है, कभी एक फॉल्स आ रहा है तो कभी दो फॉल्स आ रहा है। दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये बन गई है पी इंटरसेक्शन क्यू की, यानी इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं पी एंड क्यू, पर जनरली अपन इसको पी इंटरसेक्शन क्यू से ही बोलेंगे जिससे आपको याद रहे। क्लियर? पी इंटरसेक्शन क्यू की जो ट्रुथ टेबल बनी है वो बनी है टी एफ एफ एफ। क्लियर? एक सेकेंड। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसके लिए पहले बताऊं, डिसजंक्शन का मतलब होता है, ये इसको हम सिंबलाइज करते हैं और के लिए, और यानी मैंने बोलता है एंड इंटरसेक्शन और यूनियन। और का मतलब यूनियन। क्लियर? मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आपको याद आएगा। और मतलब यूनियन। क्लियर? और यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है सीधा यू, तो और का सिंबल होगा सीधा वी। क्लियर हुआ आपको? और मैं आपको एक सेकंड के लिए कंजक्शन के लिए बताता हूँ। कंजक्शन को आप सिंपलाइज करते हैं एंड के लिए। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ आपको? और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, तो एंड का सिंबल होगा उल्टा वी। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब डिसजंक्शन की सर इसके लिए कोई ट्रिक है? हाँ, इसके लिए भी ट्रिक है। कोई एक भी ट्रू तो ट्रू, यदि आपने जैसे पी और क्यू की ट्रू टेबल बनाई, उसमें आपको एक भी ट्रू दिख रहा है तो आप तुरंत ट्रू भर दें उस पी यूनियन क्यू वाले के अंदर। क्लियर है? जैसे इसमें पहला ट्रू देखा, मैंने ट्रू भर दिया डायरेक्टली, मैंने दूसरे देखा ही नहीं स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कोई एक भी ट्रू तो ट्रू। पहला ट्रू देखते ही ट्रू, पहला ट्रू देखते ही ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, बट एक ट्रू तो आ रही है तो इसको ट्रू बोलेंगे, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो इसको फॉल्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? कोई एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेगेशन के लिए मैंने आपको बता चुका हूं, नेगेशन का एक और नाम होता है कॉम्प्लीमेंट, ये भी आप याद रखें। मैं आपको जो जो नाम बताता जा रहा हूँ एक्स्ट्रा में वो आपको याद रखने हैं सारे। नेगेशन का एक और नाम होता है कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? अब मैंने आपको पहले बताता हूँ पी, उसकी दो ट्रूथ वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। क्लियर है? अब नेगेशन ऑफ पी की जो ट्रूथ वैल्यू बनाएंगे तो टी का हो जाएगा एफ और एफ का हो जाएगा टी। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। क्लियर? इसके लिए आपको ट्रिक है टी एफ एफ, यानी जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू आएगा। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ट्रूथ टेबल बनाई, पी की ट्रूथ टेबल बनेगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, टीटीएफएफ। इसकी बनेगी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर हुआ आपको? टीटीएफएफ टीएफटीएफ, ऐसे याद रखना, टीटीएफएफ टीएफटीएफ। अब मैंने आपको बताया इंप्लीकेशन के जो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए टीएफएफ रूल लगता है, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। पहली रो मैंने देखी, पहली रो बोलता है ट्रू ट्रू, टीएफएफ क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगा, तो ये ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। टीएफएफ। क्लियर? फॉल्स आ गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है फॉल्स होना। क्लियर? इसके लिए मैं बता दूं, आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी इसको याद करने में। इंप्लीकेशन के अंदर एक बार वापस बता रहा हूँ, आपको याद रखना है पहली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, दूसरी फॉल्स होनी चाहिए, तभी आंसर फॉल्स आएगा। बाकी आप हर रो के अंदर ट्रू भर दें। मैंने देखो नोटिस किया सेकंड रो है ना, उसके अंदर पहले में ट्रू दूसरे में फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। बाकी सब में आप देखें मैंने ट्रू भर दिया, देखा ही नहीं सीधा ट्रू भर दिया मैंने, क्योंकि मुझे ट्रिक लर्न थी ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। क्लियर हुआ?
जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर के अंदर तो आपको और क्लियर होगा। डबल इंप्लीकेशन की भी ट्रिक है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे मैं आपको वापस से कोई दिक्कत आ रही है, देखो P की वैल्यू ट्रू, Q की वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू, P की वैल्यू फॉल्स, Q की वैल्यू फॉल्स तो आंसर ट्रू। मतलब जब डबल इंप्लीकेशन का सिंबल लगाओ तो आपको उसकी ट्रूथ टेबल बनानी, तो आप याद रखें जो P और Q उन दोनों में यदि सेम ट्रूथ वैल्यूज आ रही है, यानी P के अंदर भी ट्रू, Q के अंदर भी ट्रू, तो आपको देखना भी नहीं है, सीधा ट्रू भर देना। जैसे पहली रो के अंदर हुआ, P के अंदर देखा ट्रू, Q के अंदर देखा ट्रू, दोनों सेम है तो मैंने ट्रू भर दिया। उसी तरह जब P के अंदर देखा मैंने फॉल्स, Q के अंदर देखा फॉल्स, तो आंसर ट्रू भर दिया। मतलब P और Q दोनों के अंदर जो ट्रूथ वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे P के अंदर सेकंड रो की बात करें तो P के अंदर आ रहा है ट्रू, Q के अंदर आ रहा है फॉल्स, दोनों सेम नहीं है तो मैंने आंसर फॉल्स लिखा है। P के अंदर आ रहा है फॉल्स, Q के अंदर आ रहा है ट्रू, दोनों सेम नहीं है तो मैंने फॉल्स लिखा है। ये आपको ट्रूथ टेबल आपको याद रहेगी मेरे साथ। जो मैंने ट्रिक बताई वो सबसे इजी ट्रिक है, आप मान के रखें। क्लियर है? अब कुछ नेम्स है जो आपको याद रहने चाहिए, और इसकी जो, क्योंकि ये दिक्कत तब आती है जब कोई स्टेटमेंट गिवन हो, उसके 4 स्टेटमेंट गिवन हो, आपको बताते हैं कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव और डिस स्टेटमेंट। एक आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें बोला होगी कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है इस स्टेटमेंट को, और 4 नीचे ऑप्शन गिवन होंगे, तब बच्चे को दिक्कत आती है। तो मैं इसकी भी एक ट्रिक लेकर आया हूँ, आप याद रखें। एक सेकेंड। इनवर्स का मतलब होता है नेगेशन लगा दे दोनों साइड। यदि P इंप्लाइज Q है तो उसका जो इनवर्स होगा वो होगा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। क्लियर है? कन्वर्स का मतलब होता है आप पलटा दें, यदि P इंप्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स हो जाएगा Q इंप्लाइज P। क्लियर है? वापस से बताता हूँ, इनवर्स का मतलब है यदि कोई P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट है तो उसका इनवर्स होगा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। दोनों साइड नेगेशन लगा चुका हूं। यदि कोई स्टेटमेंट का कन्वर्स बताना है आपको, P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट उसका कन्वर्स बताना है, तो कुछ नहीं करें, आप P को Q से बदल दें और Q को P से बदल दें। जैसे इसमें लिखा हुआ है P इंप्लाइज Q का जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो बनेगी Q इंप्लाइज P। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 5th और 7th पॉइंट है, इनवर्स, कन्वर्स, काउंटर पॉजिटिव, ये उन्हीं स्टेटमेंट्स का बनता है जो कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब ये होता है सिंगल साइडेड एरो। P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट के लिए ये तीनों टर्म्स यूज होती है, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट के लिए ये टर्म यूज नहीं होने वाली। क्लियर है? आपको दिखे कभी ये P इंप्लाइज Q है और उसके लिए इनवर्स, कन्वर्स, काउंटर पॉजिटिव पूछा तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आंसर देना है। क्वेश्चन वाला जो पूछ रहा है वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वैलिडिटी उसी के लिए है। कंडीशनल के लिए ये 3 टर्म्स बनाई गई है, इनवर्स, कन्वर्स और काउंटर पॉजिटिव। वापस से बताता हूँ, इनवर्स का मतलब होता है जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके दोनों साइड नेगेशन लगा दें। देखो जैसे P इंप्लाइज Q, तो इसका इनवर्स लगा था, मैंने बोला दोनों साइड नेगेशन लगा दें, तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। देखो ये नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। कन्वर्स का मतलब बोला मैंने पलटा दो, यदि P इंप्लाइज Q का कन्वर्स बनेगा Q इंप्लाइज P। P को Q से पलटा दिया और Q को P से पलटा दिया। क्लियर है? काउंटर पॉजिटिव को एक चीज याद है, काउंटर पॉजिटिव इज द मिक्सचर ऑफ कन्वर्स एंड इनवर्स। काउंटर पॉजिटिव क्या है? काउंटर पॉजिटिव मिक्सचर है कन्वर्स और इनवर्स का। काउंटर पॉजिटिव जब भी आपको अप्लाई करना है तो उसमें पहले कन्वर्स अप्लाई करें फिर इनवर्स अप्लाई करें, या आप बोल सकते हैं पहले इनवर्स अप्लाई करें फिर कन्वर्स अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्टली काउंटर पॉजिटिव जब भी आपको लगाना है तो आपको कन्वर्स भी करना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट का इनवर्स भी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, P इंप्लाइज Q है, इसका पहले मैंने किया इनवर्स, इनवर्स से आया नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। अब मैं इसका करूंगा कन्वर्स, कन्वर्स के अंदर हो जाएगा नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, और जो अपन का आंसर है। क्लियर हुआ आपको? अब 2 और टर्म है, टोटोलॉजी और फैलेसी। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है यदि आपने कोई 2 स्टेटमेंट है P और Q, उसके अंदर आपको पूछा कि जैसे कोई आपको गिवन है P इंटरसेक्शन Q या कुछ अलग से सॉल्व किया हुआ है, आपको पूछा ये आपको सॉल्व करो और उसका आंसर क्या आ रहा है वो उसके हिसाब से आप टोटोलॉजी दोगे या उसको फैलेसी दोगे। टोटोलॉजी का मतलब सिंपल सा ही होता है कि यदि कोई स्टेटमेंट है उसकी जितनी भी ट्रूथ वैल्यूज है वो सारी ट्रू आ रही है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। क्लियर है? दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू। ये देखो मैंने इसकी जो डेफिनेशन लिख चुका हूं, दिस इज द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल इट्स ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू। सिंपल सी ट्रिक है, यदि आपको आउटपुट सारे ट्रू दिख रहे हैं, यदि आपको उस स्टेटमेंट के सारे आउटपुट ट्रू दिख रहे हैं, मतलब कि उस स्टेटमेंट के सारे रो के अंदर ट्रू दिख रहे हैं, तो आप उसको टोटोलॉजी बोलेंगे। फैलेसी का मतलब होता है आउटपुट इज ऑलवेज फॉल्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टोटोलॉजी का मतलब ऑलवेज ट्रू, मतलब जो आउटपुट आएगा उसके अंदर आपको सारी वैल्यूज ट्रू दिखेगी, और फैलेसी का मतलब है आउटपुट इज ऑलवेज फॉल्स, मतलब कि जो आउटपुट आएगा उसमें सारे आपको फॉल्स ही दिखेंगे। क्लियर है? फैलेसी का एक और नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोला मैं? यहां मैंने देखो लिखा है, फैलेसी का एक और नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर है? इसको आप याद रखें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव अलग नाम है और कॉन्ट्राडिक्शन अलग नाम है, इसको आप कंफ्यूज ना हो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव को मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज द मिक्सचर ऑफ कन्वर्स एंड इनवर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज द मिक्सचर ऑफ कन्वर्स एंड इनवर्स। और फैलेसी का एक और नाम है कॉन्ट्राडिक्शन। फैलेसी और कॉन्ट्राडिक्शन एक ही है। क्लियर है?
अब कुछ लॉज आते हैं, ये बेसिकली सेट के अंदर ही पढ़ा जाता है, पर मैं आपको यहां भी पढ़ा देता हूँ। पी यूनियन पी किया है तो उसका आंसर पी आएगा, पी इंटरसेक्शन पी किया तो भी आंसर पी आएगा, पी यूनियन किया, पी यूनियन क्यू या क्यू यूनियन पी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप यूनियन पी यूनियन क्यू करें या क्यू यूनियन करें आंसर सेम ही आएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू करें या क्यू इंटरसेक्शन पी करें आंसर सेम ही आएगा। इसका यदि आपको प्रूफ देखना है तो मैं आपको सेट का जो अगले से अगला जब भी वो लेक्चर आएगा सेट का, तो मैं आपको उसके सारे प्रूफ वहां कराऊंगा। क्लियर है? अभी के लिए आप इसको याद रखें। अब थर्ड और फोर्थ ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक होती है, थर्ड के अंदर याद रखें साइन सेम होंगे और फोर्थ के अंदर साइन डिफरेंट ले लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पी यूनियन क्यू एक ब्रैकेट के अंदर, उसका यूनियन लिया आर के साथ, दोनों साइड सिंबल क्या है यूनियन, और यहाँ भी यूनियन, साइन आर सेम, तो इसको आप पी यूनियन क्यू यूनियन आर लिखेंगे तो भी वो सेम ही होगा। और सेम यहाँ पी इंटरसेक्शन क्यू एक ब्रैकेट के अंदर, इंटरसेक्शन आर के साथ, जब आप इसमें ब्रैकेट अलग करेंगे, जैसे पी को अलग ले लिया, क्यू आर को एक साथ ले लिया, और सेम सिंबल है, यानी यहाँ भी इंटरसेक्शन यूज किया, यहाँ भी इंटरसेक्शन, तो कोई डिफरेंस आने वाली बात नहीं है, उसको सेम ही रहने दें। जैसे आपने यहाँ किया ना पी यूनियन क्यू या क्यू यूनियन पी, तो ये सेम ही, उसी तरह ये भी सेम ही रहेंगे। बट डिफरेंस तब आता है जब यहाँ सिंबल दोनों साइड डिफरेंस हो। जैसे यहाँ सिंबल यूज किया यूनियन का और यहाँ किया इंटरसेक्शन का, यहाँ यूज किया इंटरसेक्शन और यहाँ यूज किया यूनियन का, तो डिफरेंस यहाँ आता है। जब पी का यूनियन लिया क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ, मतलब जब पी का यूनियन लिया एक ब्रैकेट है क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ, तब आप जब इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए साइन है ना वो बट जाता है इनडायरेक्टली। जैसे पी का यूनियन लिया क्यू के साथ और पी का यूनियन लिया आर के साथ और बीच में लगा दिया सिंबल ये वाला इंटरसेक्शन का, पी यूनियन क्यू, पी यूनियन आर और बीच में लगाया इंटरसेक्शन का सिंबल। उसी तरह यहाँ भी पी का इंटरसेक्शन लेना है क्यू यूनियन आर के एक ब्रैकेट के साथ। क्लियर है? तो पी का इंटरसेक्शन लेंगे क्यू के साथ, पी का इंटरसेक्शन लेंगे आर के साथ और बीच में सिंबल लगेंगे यूनियन का जो ब्रैकेट के अंदर होता है। पी का इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन आर और बीच में सिंबल लगा यूनियन जो ब्रैकेट के अंदर होगा। क्लियर है? पी का यूनियन ट्रू के साथ तो हमेशा ट्रू ही आएगा, पी का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ वो हमेशा पी ही आएगा, पी का इंटरसेक्शन फॉल्स के साथ फॉल्स ही आएगा, पी का यूनियन फॉल्स के साथ पी ही आएगा। अब ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आपको इसको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको सेट के अंदर ही बता सकता हूँ, यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? 7th पॉइंट आपको बताता हूँ, यदि किसी स्टेटमेंट का आपने नेगेशन लिया, जैसे मैं आपको यहाँ प्रूफ करके बताता हूँ, ये 7th स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स, ये पी स्टेटमेंट है ना, इसकी ट्रुथ टेबल है। क्लियर है आपको? तो नेगेशन ऑफ पी की जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा। अब सर मुझे इसका एक और बार नेगेशन लेना, तो नेगेशन ऑफ पी मतलब इस स्टेटमेंट का मैंने नेगेशन लिया तो फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। आप ध्यान से देखें आपको पता चलेगा ये स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल और इस स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल दोनों सेम है। यदि दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल सेम है मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, तो पी और नेगेशन ऑफ पी दोनों सेम होती है। यही मैंने 7th स्टेटमेंट के अंदर बोला है। क्लियर? पी यूनियन नेगेशन पी ट्रू होता है, पी इंटरसेक्शन नेगेशन पी फॉल्स देगा हमेशा। यहाँ जो मैं टी और एफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ट्रू ही आएगा, और फॉल्स का एफ लिखा उसका मतलब ये आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। मतलब इनडायरेक्ट आप इसको बोलते हैं टी लिखा मतलब टोटोलॉजी है, एफ लिखा यानी फैलेसी है, उसके सारे आउटपुट ट्रू आ रहा है मतलब टी, आउटपुट सारे फॉल्स आ रहे तो एफ। क्लियर है? अब इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है यदि आपने किसी एक ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लगाया तो वो नेगेशन जब डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर तो वो जो पी और क्यू के जो बीच का सिंबल था वो पलट लेता है। यदि एंड है तो और हो जाएगा, और का सिंबल है तो एंड का सिंबल हो जाएगा। मैं आपको इसको करके बताता हूँ। नेगेशन था एक ब्रैकेट के बाहर पी यूनियन क्यू के साथ, जब मैंने नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट किया यानी नेगेशन पी नेगेशन क्यू किया तो जो और वाला सिंबल था तो उसको मैंने एंड में लिख दिया, मतलब जो यूनियन का सिंबल था वो इंटरसेक्शन में चला गया। सिंपल सा रूल है, यदि कोई नेगेटिव किसी ब्रैकेट के बाहर है तो वो जो नेगेटिव जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यदि अंदर सिंबल इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह देखो नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू किया ना, तो जब नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ पी में और नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्यू में तो जो यूनियन वाला सिंबल था वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा। सेम इधर नेगेशन जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ पी इंटरसेक्शन क्यू के अंदर तो नेगेशन पी नेगेशन क्यू और इंटरसेक्शन वाला सिंबल है वो यूनियन में चेंज हो गया। यही है डी मॉर्गन्स लॉ। इसका प्रूफ है तो मैं आगे आपको दे दूंगा। क्लियर है? अब पी बाय कंडीशनल क्यू है तो इसको रिप्रेजेंट करने का कंडीशनल के स्टेटमेंट में एक तरीका है। यदि आपको पी बाय कंडीशनल क्यू गिवन है तो आप इसको रिप्रेजेंट के पी कंडीशनल क्यू पहले 1 सेकंड हाँ, और इसका इंटरसेक्शन ले लिया क्यू कंडीशनल पी के साथ। ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये कभी कभी काम आ जाता है। अब पी कंडीशनल क्यू को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेशन पी यूनियन क्यू,
ये भी आपको याद ही रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जितनी ट्रिक हो सकती है मैंने पॉसिबल आपको कराई है। क्लियर है। अब मैं आपको इसको एक तरीका बताता हूँ, 11th स्टेटमेंट का प्रूफ दे देता हूँ आपको। P बाय कंडीशनल Q, ठीक है। P बाय कंडीशनल Q को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, P कंडीशनल Q इंटरसेक्शन Q कंडीशनल P, P कंडीशनल Q इंटरसेक्शन Q कंडीशनल P। क्लियर हुआ आपको। P कंडीशनल Q को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको 11th स्टेटमेंट में बताया, नेगेशन P यूनियन Q लिख सकते हैं इसको, नेगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन Q यूनियन P। क्लियर है। मतलब मैंने आज आपको जितनी थ्योरी हो सकती थी मैथमेटिकल रीजनिंग अंदर वो सारी कवर करा चुका हूँ। अब मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, यदि आपने ये ध्यान से लेक्चर देखा है और जो मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ और जो मैंने आपको कही आपको रटना ही है, तो वो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो मैं सेट थ्योरी के जो टॉपिक्स होंगे उसके अंदर ही दे सकता हूँ। अभी इसका प्रूफ देने जाऊंगा तो वो एक बेकार बन जाएगा, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इसका जो सेट थ्योरी से जो इसका प्रूफ आता है वो एकदम आपको सही सटीक लगेगा। आपको यहाँ मैं आपको बता भी दूंगा प्रूफ, पर आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर है। तो आपका ये मैं बताऊँ मैथमेटिकल रीजनिंग में इस जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाई है आज मैंने आपको, इससे बार एक क्वेश्चन नहीं जाना है। पॉसिबल हो पाया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी के क्वेश्चंस के ऊपर लेके आऊंगा जो जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको भी क्लैरिटी रहे कि जो जेईई मेंस में आ चुके हैं वो इसी कंसेप्ट पे बेस है, जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसी से जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको क्लियर हुआ। हाँ, और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।